नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न सियासी जतन की। दरअसल भारत सरकार ने एक के बाद एक भारत रत्न देकर कई संदेश दिए हैं। इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने बताए जा रहे हैं। इसे बीजेपी की सियासी रणनीति से लेकर सोशल इंजीनियरिंग का भी यह हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में दिए गए 5 भारत रत्न, ये 5 संदेश दे रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की एक और विरासत को अपने पाले में करने की बड़ी कवायद की है। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान कर किसानों के बीच एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को ऐसे समय में भारत रत्न दिया है जब एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्म है। किसान एक बार फिर आम चुनाव से पहले किसान आंदोलन के मूड में है। लेकिन अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक और दूसरी ओर से किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने बड़ा संदेश दे दिया। दरअसल 2020 में जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ तब सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तब कहा गया कि सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, ना ही सही तरीके से संवाद किया। इसका कुछ हद तक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दक्षिण विस्तार पर अपना पूरा फोकस रखा है। शुक्रवार को जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई उसमें 2 दक्षिण भारत के ही थे, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। पिछले दिनों पद्म सम्मान में भी दक्षिण के नामचीन लोगों को प्रमुखता मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के कई मंदिरों का दौरा किया था। उन्होंने काशी तमिल संगमम जैसी पहल की। दरअसल बीजेपी को पता है कि अगर पार्टी को 2019 के मुकाबले अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी है तो उसे दक्षिण के राज्यों में अपना विस्तार करना होगा। साथ ही कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा, जहां बीजेपी ने 2019 में बेहतर प्रदर्शन किया था। दक्षिण से भारत रत्न का सम्मान देकर बीजेपी उन आरोपों को भी खारिज करने की कोशिश कर रही है कि दक्षिण की उपेक्षा केंद्र सरकार करती है। पिछले दिनों लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि वो देश में विरासत और हिंदुत्व के प्रतीक रहे जनप्रतिनिधियों और शख्सियतों को भी सम्मान देते रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना एक खास संकेत और संदेश दोनों था। दरअसल नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में प्रतीकों की राजनीति को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम दिया है। वे इस पर खास तरीके से काम करते हैं, जिसका अपना सियासी संदेश दे रहा है। ऐसे में आडवाणी को भारत रत्न देने का टाइमिंग भी अहम माना गया है। भारत रत्न के बहाने मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग की भी मिसाल पेश की। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में पिछड़ों और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट समुदाय को अपने रडार में रखा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों समुदाय अपने अपने इस नायक को भारत रत्न देने की मांग सालों से कर रहे थे और दोनों से जुड़े समुदाय पिछले कुछ दिनों तक बीजेपी से दूर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का दांव खेलकर न सिर्फ दोनों समुदायों के बीच बड़ा संदेश दिया, वहीं इनसे जुड़े कुछ दलों को आम चुनाव से पहले अपने पाले में भी कर लिया। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी। आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना
उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह की पहचान एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ किसान नेता की भी रही है। चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किसानों के बीच एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएगा। खासतौर जो पश्चिमी यूपी चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि रही है, वहां के सियासी समीकरण में उलटफेर हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुकाबला भी रोचक होता जा रहा है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट होकर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे दल के दिल अब अचानक से बीजेपी के साथ मिल रहे हैं। INDIA गठबंधन के साथ ब्रेकअप करके ये दल तेजी से पाला बदल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार का दिल बीजेपी के साथ मिला और अब जयंत चौधरी के दिल को बीजेपी ने जीत लिया। दोनों का दिल पीएम मोदी ने भारत रत्न के जरिए जीता। मोदी सरकार ने पहले कर्पूरी ठाकुर और अब चौधरी चरण सिंह को देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। अब समझना होगा कि दिल के रास्ते दल जीतकर बीजेपी ने चुनाव जीतने की कैसी रणनीति बनाई है। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। INDIA की नींव जिस बिहार में पड़ी थी, वहां पर बीजेपी ने जनता दल का दिल जीतने का काम किया। INDIA गठबंधन के सृजनकर्ता नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने पूरे विपक्षी गठबंधन को ही बैकफुट पर ला दिया और अब RLD प्रमुख जयंत चौधरी को NDA का हिस्सा बनाकर INDIA की नींव ही हिला दी है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की TDP और पंजाब में सियासी आधार रखने वाली शिरोमणि अकाली दल का भी मन बदल रहा है। तो उद्धव ठाकरे के दिल में पीएम मोदी के लिए जगह अभी भी है और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर, हम अपने भाई को ही शुरू से ही, आज सर केंद्र में मंत्री रहे जी, अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं,
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है। इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया। तो इनका जो योग तो भारत रत्न और सियासी जत्न की हम आगे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न और सियासी जतन। जो पश्चिमी यूपी चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि रही है, वहां के सियासी समीकरण में उलटफेर हो सकता है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत से इस बार बीजेपी और केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो बड़े नाम को भारत रत्न देने का जो काम किया है, वो उससे एक बड़ा संदेश जा रहा है। आपको बता दें, उनके मुद्दों के साथ बिहार के कर्पूरी ठाकुर, सबसे बड़े वैज्ञानिक स्वामीनाथन और सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जता दिया है कि उत्तर से दक्षिण तक उसने सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। क्या है पूरा समीकरण, देखिए रिपोर्ट। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की गिनती एक बड़े किसान नेता के रूप में होती है। उनकी विरासत को पहले बेटे अजीत सिंह ने संभाला, तो अब जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। जयंत चौधरी का दखल पश्चिम यूपी के कई बड़े जिलों में है। जयंत चौधरी एक बड़े जाट नेता होने के साथ ही किसानों में बड़ी पैठ रखते हैं। यही वजह है कि चाहे 2014 या 2019 का आम चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश की। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा नहीं बने, लेकिन बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो जयंत चौधरी का दिल बदल गया। जयंत चौधरी के जरिए बीजेपी एक साथ कई मैसेज देना चाहती है। पहला, उन किसानों को जो अलग अलग मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने निकल पड़ रहे हैं। अब बीजेपी की ओर से किसानों को जयंत चौधरी ही डील करेंगे, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। दूसरा, उन जाटों को जो अलग अलग मुद्दों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, चाहे वो महिला रेसलर विवाद हो या फिर हरियाणा की राजनीति में जाटों का हक न मिलने का मुद्दा। इसके साथ ही बीजेपी ने जयंत को अपने पाले में लाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी को भी बिखेर कर रख दिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को रोकने की कमान जयंत चौधरी के हाथ में थी और अब वह बीजेपी के सारथी बन गए हैं। जयंत के एनडीए में साथ आने से बीजेपी को पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी सियासी फायदा मिल सकता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ ही बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा की 2 सीटें दे दी हैं। पहली बागपत और दूसरी बिजनौर। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी मैदान में उतर सकती हैं, जबकि बिजनौर से मलूक नागर की चर्चा है, जो 2019 का चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी दी गई है, जिस पर सोमपाल शास्त्री को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर। Charan Singh did have incisive intelligence and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक, कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गाँव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए।
दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में आरएलडी को शामिल किया जाएगा। आरएलडी से पहले बीजेपी का दिल नीतीश कुमार के साथ मिला था। दिल मिलने की नींव भी भारत रत्न ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार का INDIA से मोहभंग हुआ और वो एनडीए के पाले में आ गए। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने पर न केवल आरजेडी सरकार से बाहर हो गई, बल्कि लोकसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार के आते ही पिछड़ों और महादलित का एक बड़ा तबका भी बीजेपी के साथ आ गया, जो INDIA के लिए बिहार में संजीवनी की तरह दिख रहा था। नीतीश कुमार के INDIA का हिस्सा रहने के दौरान जिस एनडीए को 20 के करीब लोकसभा सीटों पर समेटा जा रहा था, अब वह ताजा सर्वे के आंकड़ों में 30 से अधिक सीटें लाती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के दिल मिलने के बाद अब जयंत का दिल भी बीजेपी पर आ गया है। यानी बीजेपी ने दिल के रास्ते दल जोड़ने की जो कवायद बिहार से शुरू की थी, वो अब यूपी में दस्तक दे चुकी है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना सियासी कुनबा बढ़ाने में जुटी है, क्योंकि लक्ष्य पीएम मोदी ने एनडीए का 400 पार का तय किया है। बीजेपी जानती है कि अकेले दम पर पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीजेपी अपने सियासी कुनबे के दायरे को बढ़ाने में जुटी है, जिसके लिए हर एक दाव खेल रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक के राज्यों में बीजेपी नए साथियों के साथ एनडीए के पुराने सहयोगियों से भी मिलने में जुटी है। मोदी सरकार ने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव तक को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजने का कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, खेती की दशा और दिशा को नया रूप देने वाले और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस तरह सम्मान से सियासी समीकरण साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। मोदी का ये सियासी दाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक को सियासी संदेश देने की है। बहुत ही खुशी की बात है कि इन सब महानुभूतियों को अपने जीवन काल में करे हुए अच्छे कामों का इस तरीके से उसका संज्ञान लिया जा रहा है और भारत रत्न जैसे पुरस्कार को दिया जा रहा है। हम सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, आप जानते हैं कि ये सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सब लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ही देश को एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है, एनडीए गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। सर, क्या इनका अलायंस अभी खत्म की ओर है? आप अच्छी तरह जान चुके हैं क्या होने वाला है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी में सर बीजेपी कितनी? यूपी में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं।
मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने पर समूचा ग्रामीण भारत, असली भारत गौरवान्वित है और इस प्रसन्नता के लम्हे को वो बहुत जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। मैं भारत सरकार की सराहना करना चाहता हूं। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के बाद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की मन भी एनडीए के साथ मिलता नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर टीडीपी की बीजेपी के साथ गठबंधन की पटकथा लिख दी है, तो अकाली दल के साथ भी दोस्ती परवान चढ़ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का दिल भी डगमगा रहा है। उद्धव ने हाल ही में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे, हमने पिछली बार आपके लिए प्रचार किया था। उद्धव ठाकरे ने ही कहा था कि पीएम मोदी ने ही शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे के इस बयान के महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। चर्चा शुरू हो गई थी कि उद्धव फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी में तो नहीं। चंद्रबाबू नायडू अकाली दल के साथ ही अब उद्धव ठाकरे के सुर भी बदलते दिख रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता ही नहीं, पार्टी भी चली गई है। ऐसे में उद्धव के सामने अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। एनडीए के पुराने सहयोगी दलों की जिस तरह से वापसी हो रही है, ऐसे में उद्धव ठाकरे के एनडीए में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो भारत रत्न और सियासी जत्न, इस खास पेशकश में हमारी आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।